किसान भाइयों नमस्कार। आपके खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लिपि जैन और हमेशा की तरह आज के इस अंक में भी हम कृषि जगत से संबंधित ढेर सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं धान में रोग एवं कीट नियंत्रण पर। इस समय धान की फसल अपनी बढ़वार की स्थिति में है और जिस तरह मौसम का हाल है, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी बारिश, फसलों के रोगग्रस्त होने और उसमें कीड़े लगने की बहुत अधिक संभावना है। अगर बचाव के साधन पहले ही अपना लिया जाए तो इस नुकसान से बचा जा सकता है। तो आज धान की फसल में रोग एवं कीट नियंत्रण किस तरह करें, ये हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी जी से, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। किसान भाइयों नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार द्विवेदी, वैज्ञानिक पौध संरक्षण कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, खरीफ मौसम में हमारी धान एक रायसेन जिले में बहुत एक प्रचलित होती जा रही है धान की फसल। प्राय हम देख रहे हैं इसमें 2.25 लाख हेक्टेयर हमारे रायसेन में धान की फसल लगी हुई है। जैसा कि हम उसमें देखते हैं कि किसान भाई अगर हम उसका सही से प्रबंधन नहीं करते और ख़ासकर उसमें हम देखते हैं कीट एवं रोगों का प्रबंधन नहीं करते हैं तो हमारा उसमें करीब 50 से 60% तक नुकसान होने की संभावना रहती है। तो हम किसान भाइयों जानना चाहते हैं, इसमें आपको बताना चाहते हैं कि धान की फसल में कौन कौन से प्रमुख रोग एवं कीट लगते हैं, उनकी पहचान, उनके लक्षण और उनका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या समन्वित कीट एवं रोग नियंत्रण किस प्रकार से हम करते हैं जिससे हम अपनी फसल को बचा करके और होने वाली क्षति को हम बचा सकते हैं। तो प्रायः हमारी जो धान की फसल में हम देखते हैं कि जो हमारे प्रमुख कीट लगते हैं, जैसे उसमें एक तना छेदक कीट लगता है, ये मोनोफैगस कीट होता है और ये धान की ही फसल में आता है। दूसरा हमारा कीट इसमें जो भूरा माहू रहता है, ये इसका भी प्रकोप देखने को प्राय मिलता है, जिससे हमारी फसल करीब 50 से 60% तक प्रभावित होती है। इसके उपरांत इस पर हम देखते हैं एक सफ़ेद माहू रहता है, इसके साथ साथ में एक हरा माहू भी रहता है और उसके उपरांत देखते हैं एक लीफ फोल्डर भी कीट इसमें प्राय देखा जाता है, गंधी भग भी देखा जाता है ये। और इसके बाद अंत में जब हमारी फसल कटने के आसपास होती है उस समय आरवी वर्म कीट का प्रकोप देखने को मिलता है। तो हम किसान भाई इसमें हम एकीकृत कीट प्रबंधन अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम तना छेदक के लिए शुरुआती अवस्था में इसको, जैसे हमारी फसल करीब 20 से 25 दिन की होती है, तो इसमें जो शुरुआत में जो इसका मध्य गोब होता है उसके अंदर तने के अंदर छेद करके तने छेदक की जो इल्ली लार्वा रहता है उसको नुकसान पहुंचाता है, जिसको हम डेड हर्ट कहते हैं। और इसके बाद में जब दूसरी इसकी अवस्था रहती है नुकसान पहुंचाती है, जब वाइट ईयर कहते हैं, जब हमारी बाली निकल आती है तो उसको आसानी से हम बाली बाहर निकाल के देखते हैं तो उसके तने के अंदर इल्ली देखने को मिलती है प्रायः। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सिस्टमिक कीटनाशक जैसे कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड है, 8 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर देते हैं शुरुआती अवस्था में, तो हम तना छेदक पे नियंत्रण पा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारी खड़ी हुई फसल है उस समय हम इसका क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, ये 18.5 की दवा आती है, इसको हम 50 से 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करते हैं तो इस कीट पर हम नियंत्रण पा लेते हैं। साथ ही साथ इसके लिए हमारे पास जैसे फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, ट्रैप्स लगाते हैं तो उससे इसके जो मादा रहती है, नर रहते हैं, वो उस ट्रैप में आकर्षित होकर के इकट्ठे हो जाते हैं और उनको हम इकट्ठे करके नष्ट कर सकते हैं, जिससे आगे वाली जो संतति है, चूँकि आगे इसकी जो मादा रहती है अंडे नहीं दे पाती है, नर से मिल नहीं पाती है, और जब अंडे नहीं होंगे तो इसके बाद लार्वा नहीं बनेगा और हमारी फसल बच सकती है। साथ ही साथ लाइट ट्रैप अगर हम लगा लेते हैं तो लाइट ट्रैप में जितने भी हमारे कीट नुकसानदायक जो हमारी फसलों में आते हैं धान की फसल में, वो इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे वो हरा माहू हो, चाहे भूरा माहू हो, चाहे सफ़ेद माहू हो, चाहे लीफ फोल्डर हो या गंधी बग हो, ये सारे कीट उसमें आ जाते हैं। विशेषता लाइट ट्रैप की ये रहती है, उसमें जो लाभदायक कीट होते हैं वो उसके अंदर नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से लाइट ट्रैप लगाने से, फेरोमोन ट्रैप लगाने से हमारी फसल बच सकती है। इसके साथ साथ अगर हम BPH देखते हैं, जो भूरा माहू जो सबसे ज़्यादा हमारी धान की फसल को नुकसान पहुँचाता है, तो उसके नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं कि वो पानी में अंडे देता है अपने। तो हम किसान भाई हमारे क्या करें कि नत्रजन जो यूरिया है, नत्रजन युक्त यूरिया का जो कम इस्तेमाल करें और इसके बाद में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करें, संतुलित अच्छी प्रकार से जो है खरपतवार नियंत्रण करें तो निश्चित रूप से इस कीट पर काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं खेत में हमको जल ज़्यादा दिनों तक पानी हमको भरे नहीं रखना है, खेत से पानी को निकालता है, ड्राइंग एंड वेटिंग जो कंडीशन रहती है, खेत से पानी को भरना है, निकालना है, ये क्रिया अपनाते रहते हैं तो जो भूरा माहू है इसका प्रकोप कम देखने को मिलता है, चूँकि उसकी जो है प्रजनन दर जो है वो कम हो जाती है। तो किसान भाई इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। अगर
खड़ी फसल अगर हमारी है बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है, फंगस हो जाती है, ये एक तरीके से चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, कैप्नोडियम फंगस डेवलप हो जाती है और तने के आसपास जब बाली निकल आती है उस समय जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है हनी डू का स्राव होता है और हापर बर्निंग हो जाती है। जैसे हमारी फसल झुलस जाती है वो हमारी चकत्ते में एक पैच में पूरी तरीके से झुलसी हुई फसल दिखाई देती है। इस कीट का जो प्रमुख लक्षण है जो प्रकोप करता है, तो इसके लिए जैसे पाइमेट्रोजिन एक दवा आती है वो हमारी 50 WG की रहती है, उसको हम करीब 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर उसका घोल बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से नियंत्रण हम पा सकते हैं इस कीट पर। दूसरा जैसे डायनेटोफ्यूरान जो है 20 SG की एक दवा आती है, उसको हम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करेंगे तो इस कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे थायोमेथाक्सम 25 WG है, इसको हम 50 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो भी हम नियंत्रण पा सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL एक दवा आती है, इसका अगर हम घोल बना करके छिड़काव करते हैं 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से तो इस कीट पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, डॉक्टर प्रदीप जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्दा जानकारियां दी हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महिलाओं की भागीदारी तो अब हर क्षेत्र में लोहा मनवाती है। कृषि की बात करें तो चाहे खेत संभालने की बात हो, पशुओं की देखभाल करने की बात हो या घर की देखभाल करने की बात हो, महिलाएं अपनी कुशलता का परिचय हर जगह दे रही हैं। खेती किसानी में महिलाओं का एक विशेष शौक होता है बागवानी का। इस शौक को अगर वो नर्सरी प्रबंधन में बदलें तो इसे अपनी आय का जरिया भी बना सकती हैं। कैसे, ये बताएंगी डॉक्टर लक्ष्मी चक्रवर्ती जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी चक्रवर्ती है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि महिलाओं की कृषि में भागीदारी को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। हम ज़्यादातर देखते हैं कि गाँव में जो कृषक महिलाएं होती हैं उनकी उद्यानिकी में रुचि काफ़ी अधिक होती है। महिलाओं को किचन गार्डन लगाना, साग सब्जियां लगाना या विभिन्न प्रकार की छोटे स्तर पर खेती करना जो कि उनके घरों में खाने में उपयोगी हो, करना बहुत अधिक प्रिय होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं का किस प्रकार से स्वरोजगार स्थापित किया जाए। ज़्यादातर गाँव में देखने में आता है कि महिलाएं जो कि साग सब्जियां उत्पादन का कार्य कर रही हैं वह कहीं ना कहीं वर्तमान समय में साग सब्जियों के उत्पादन से पीछे होते जा रही हैं, जिसका एक प्रमुख कारण जो सामने आ रहा है वह है नर्सरी मैनेजमेंट यानी नर्सरी प्रबंधन। महिलाओं को अच्छे स्तर से पौध उपलब्ध नहीं हो पाती या उनके पास कुछ इस प्रकार का वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है कि वो किस प्रकार से घरों में ही अच्छे तरीके से नर्सरी का प्रबंधन कर सकें या पौध प्रबंधन वो कर सकें। तो आज के विषय में हम नर्सरी प्रबंधन पर बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारी कृषक महिलाएं जो कि कार्यक्रम को देख रही हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। बात करेंगे नर्सरी प्रबंधन क्या है, नर्सरी प्रबंधन से किस प्रकार महिलाएं रोजगार को स्थापित कर सकती हैं। नर्सरी प्रबंधन के लिए नर्सरी प्रबंधन कम लागत में सही तकनीकी से पौध उत्पादन का एक श्रेणीकृत कार्य है, जिसमें महिलाएं सही समय पर मौसम अनुकूल नर्सरी का उत्पादन करती हैं। हम बात करना चाहेंगे कि नर्सरी उत्पादन को महिलाएं स्वरोजगार से कैसे अपना सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी महिलाएं साग सब्जियों का काम कर रही हैं वह कहीं ना कहीं
नर्सरी पौध उपलब्ध ना होने के कारण प्रभावित होती हैं, तो वह कहीं पीछे इस कार्य से पीछे होती जा रही हैं। यदि महिलाएं, कोई भी महिला गांव में नर्सरी प्रबंधन का कार्य प्रारंभ कर दे, यानी वैज्ञानिक पद्धति से नर्सरी प्रबंधन को प्रारंभ कर दे, तो वह इससे स्वरोजगार स्थापित कर सकती है। स्वरोजगार के क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक पौध आज के समय में यदि हम टमाटर, बैंगन, मिर्च, यदि हम अन्य पौध के विषय में हम बात करते हैं तो 2 से ढाई रुपये तक आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में वह उपलब्ध हो जाती है। यदि महिलाएं इस कार्य को स्वरोजगार में लेंगी तो जो गाँव में और महिलाएँ हैं वे आसानी से गाँव के गाँव में ही पौध को खरीद सकती हैं और अपना घर में साग सब्जी लगा सकती है। परंतु तथ्य यह है कि किस प्रकार से महिलाएं इसको स्थापित करें। वर्तमान समय में देखने में आ रहा है कि महिलाओं के पास नर्सरी प्रबंधन के क्षेत्र में कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। जैसे महिलाएं समतल ज़मीन पर ही हाइब्रिड बीज को आरोपण कर देती हैं, जिससे पौध सही समय पर तैयार नहीं हो पाती या पौध में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को देखा जाता है, जिसके कारण वह पूरा उनका सीज़न का जो साग सब्जी उत्पादन का कार्यक्रम है वह फेल हो जाता है। तो यह कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं को कुछ तकनीकी ज्ञान दिया जाए। आज हम कुछ 2 से 3 प्रकार की नर्सरी प्रबंधन के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन तकनीकों का उपयोग करके महिलाएं अपने यहाँ घर में ही नर्सरी प्रबंधन का कार्य कर सकती है। पहली तकनीक है रेज्ड बेड पद्धति से। हमने गांव में अधिकतर देखा है कि महिलाएं जो हैं समतल ज़मीन पर ही हाइब्रिड बीज को लगा लेती। यदि महिलाएं समतल ज़मीन का उपयोग ना करते हुए ज़मीन को कुछ भुरभुरा करते हुए यदि 20 सेंटीमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर तक ऊंचा करती हैं, लगभग 1 मीटर चौड़ी और 6 से 8 मीटर या 10 मीटर लंबाई स्वेच्छानुसार रख सकती हैं, क्यारी का बनाती हैं और इस क्यारी भुरभुरी की हुई मिट्टी में अच्छे से गोबर की पची हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद को मिलाती है। तो ये जो मिट्टी है वो पूर्ण रूप से नर्सरी मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए तैयार है। महिलाएं ज़्यादातर जिस भूमि पर हाइब्रिड बीज को लगाती हैं ना ही वे उसको उपचारित करती हैं, जिसके कारण जड़ से संबंधित होने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने में मिलती हैं। जिस बेड को महिलाएं तैयार कर रही हैं उस पर फॉर्मेल्डिहाइड लगभग 10 से 12 ml को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से उस बेड को तह कर दे, पानी से तह कर दे और उसके पश्चात उसमें हाइब्रिड बीज का कुछ एक एक उंगल की दूरी को रखते हुए समांतर रूप से उन बीज का रोपण करें। क्यारी को ऊपर उठाने से फ़ायदा ये मिलेगा कि जो बीज है उसको जमाव होने के लिए, बीज को वृद्धि करने के लिए या बीज को विकसित होने के लिए पर्याप्त रूप से उसको मिट्टी, खाद और वातावरण मिलेगा। और साथ ही पानी यदि अधिक हो जाता है, कई बार देखने में आता है कि बारिश के समय में जब महिलाएं नर्सरी प्रबंधन करती हैं तो अत्यधिक बारिश होने के कारण, पानी भरने के कारण पौध गलन से ख़राब हो जाती है। यदि हम बेड को ऊंचा करेंगे तो पानी हमारी पौध की जड़ तक पर्याप्त रूप से ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। साथ ही साथ मिट्टी के भुरभुरी होने से जब हम उस पौध को उस जगह से उखाड़ते हैं खेत में लगाने के लिए, तो जब समतल ज़मीन पर महिलाएँ लगाती हैं तो बीज जड़ आदि वहीं पर टूट जाती है, मिट्टी में टूट जाती है। लेकिन हम जब मिट्टी को भुरभुरा करते हुए ऊँची उठी हुई क्यारियों पर जब हम पौध को लगाते हैं तो जड़ में पर्याप्त रूप से भुरभुरापन होने के कारण, मिट्टी के आसपास भुरभुरा होने के कारण जड़ पूर्ण रूप से बाहर निकलती है और जब उस पौधे को हम खेत में लगाते हैं तो पौधा पूर्ण रूप से विकसित होता है। ध्यान अवश्य रूप से ये रखें कि जब महिलाएं बेड पर बीज को लगा देती हैं तो उसके पश्चात मौसम अनुकूलित देखकर कुछ टाइट पट्टी हो या कुछ पॉलीथीन शीट हो तो उस पर ढक दे, ताकि हवा के कारण या दूसरी चिड़िया के कारण या दूसरे और अन्य उड़ने वाले पक्षियों के कारण हमारा बीज खराब ना हो और बीज पूर्ण रूप से जम जाए। दूसरी तकनीकी के बारे में हम बात करना चाहेंगे, प्रो ट्रे। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में ये महिलाओं के लिए स्वरोजगार है। इसमें लगभग एक प्लास्टिक की जो ट्रे होती है जिसमें लगभग 100 लगभग हम मान सकते हैं कि 100 उसमें खांचे होते हैं। इन खांचों में हम वर्मी कंपोस्ट खाद या कोकोपीट का 4:1 अनुपात में मिश्रण को तैयार करके इसमें हम इसको भर देते हैं। इस ट्रे की विशेष बात यह होती है कि इसमें जो ग्लास होते हैं, जो होल होते हैं, इसमें पर्याप्त दूरी होने के कारण बीज पूर्ण रूप से जम जाता है। प्रत्येक
बीज की अपनी जड़, स्वयं की जड़ विकसित होती है जो कि ट्रे के बाहर नहीं जाती है। स्वरोजगार के रूप में यदि हम बात करें तो ये ट्रे को महिलाएं यदि किसी को बेचती हैं या कोई उनसे खरीदता है तो ट्रे की ट्रे वे उसको बेच सकती हैं, जो कि लगभग एक ट्रे यदि मैं टमाटर की बात करें तो 3 से 350 रुपये तक में महिलाएं इसको बेच सकती है। साथ ही साथ इस ट्रे को यदि कोई ज़्यादा दूरी पर ले जाना चाहता है तो ये ट्रे आसानी से जा सकती है। इसी की तुलना में यदि हम बात करते हैं कि महिलाएं समतल भूमि से यदि पौध को बेचती हैं तो वह नहीं कर सकती, क्योंकि पौध को वो उखाड़ कर रखेंगी, इतनी ही देर में पौध जो है खेत में लगने योग्य नहीं रहेगी और बिक्री का कार्य, रोजगार का कार्य उनका असफल हो जाएगा। तो मैं महिलाओं से इस विषय के बारे में बताना चाहूँगी कि आप यदि नर्सरी प्रबंधन के माध्यम से रोजगार स्थापित करना चाहती हैं तो प्रो ट्रे को अवश्य इस्तेमाल करें और प्रो ट्रे के माध्यम से ही अपना नर्सरी मैनेजमेंट का कार्य करें। धन्यवाद, नमस्कार। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का यह अंक आपको ज़रूर महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला साबित होगा। खेती बाड़ी से जुड़ी खबरों के लिए, उसकी जानकारियों के लिए देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष होगा 2023, जीन बैंक का लोकार्पण, महिलाओं ने बनाई हाईटेक नर्सरी, एमपी में 3 कंपनियां करेंगी फसल बीमा, तुलसी है लाभ की खेती। और अब खबरें विस्तार से। भारत की अगुवाई में साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह जानकारी दी गई। श्री तोमर ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि पोषक वर्ष के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए पोषक अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। खान पान और स्वास्थ्य की बदलती परिस्थितियों के बीच पोषक अनाज का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्री तोमर ने बताया कि साल 2023 को भारत सहित अन्य देशों में साल भर पोषक अनाज संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें जिला स्तर से लेकर पंचायतों, नगरीय निकायों और सभी जगह इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक बनेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस बैंक का लोकार्पण केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हमारे किसान बिना किसी बड़ी शैक्षणिक योग्यता के भी कुशल मानव संसाधन हैं। कृषि क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन पर विजय पाने में भारत के किसान सक्षम हैं। श्री तोमर ने कहा कि स्वदेशी फसलों की अलग अलग किस्मों का संरक्षण करने में हमारे देश के कृषि विशेषज्ञों ने सराहनीय काम किया है। यह जीन बैंक हमारे देश की फसलों की विरासत को सहेजने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सतना जिले में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने, उसका प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाया है वहां की महिला स्व सहायता समूह ने। सतना जिले में पहले उद्यानिकी फसलें बहुत कम उगाई जाती थी, परंतु महिला स्व सहायता समूह के प्रयास से पूरा जिला अब उद्यानिकी फसलों को अपना रहा है। किसान विज्ञान केंद्र के सहयोग और परामर्श से महिलाओं ने इसकी शुरुआत की थी। धीरे धीरे महिलाओं के परिश्रम और कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन से वहां हाईटेक नर्सरी की स्थापना हो गई है। अब न सिर्फ महिलाएं सफलतापूर्वक यह नर्सरी चला रही हैं, बल्कि यहां आने वाले कृषि स्नातक विद्यार्थियों और किसानों को प्रशिक्षण भी दे रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 3 कंपनियों को चुना है। ये कंपनियां होंगी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी एग्रो और रिलायंस जनरल। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान भाई खरीफ फसल 2021 के लिए फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए नियम का पालन करें, जिससे उन्हें बीमा क्लेम लेने में कठिनाई न आए। जिन किसानों के आधार कार्ड बैंक खातों से लिंक नहीं है, वे जल्द से जल्द लिंक करवा लें। किसान फसल बुआई का प्रमाण पत्र पटवारी से लेकर बैंक शाखा में जमा करें। बैंक खाते में अपना सही खसरा नंबर लिखवाएं। सरकार ने किसानों की ज़मीन की जानकारी को फसल बीमा के पोर्टल से जोड़ा है। ज़मीन का विवरण राजस्व विभाग के डाटाबेस से लिया जाएगा, इसलिए खसरा नंबर सही लिखना ज़रूरी है। किसानों की फसलों का बीमा बैंक या सहकारी समिति के पास उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। हमारे देश में तुलसी का अपना धार्मिक महत्व है। तुलसी हमारी श्रद्धा और आस्था का पौधा है, लेकिन इसमें औषधीय गुण भी मौजूद हैं।
तुलसी के पत्ते, बीज, फूल, तना, जड़ सभी कुछ गुणों का भंडार है। तभी तो घर के आंगन से निकलकर अब इसकी मांग देश विदेशों में भी खूब बढ़ रही है। इसका उपयोग चिकित्सा की सभी पद्धतियों में खूब किया जा रहा है। कॉस्मेटिक में भी तुलसी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। तुलसी की ढेरों प्रजातियां हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तुलसी की खेती के लिए गर्म जलवायु उपयुक्त होती है। कम सिंचाई और कम से कम रोगों और कीटों से प्रभावित होने वाली यह बेहतरीन फसल है। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। बीज से अच्छा पौधा तैयार होता है। मूल रूप से यह बरसात की फसल है। गहरी जुताई के बाद इसकी खेती शुरू करनी चाहिए। फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश आदि का प्रयोग इसकी खेती में किया जा सकता है। विशुद्ध रूप से जैविक खेती से भी तुलसी की अच्छी फसल पाई जा सकती है। तुलसी के तेल से भी किसान भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।